है। अंधेरे से प्रकाश की ओर और उजाले की ओर लाने वाले हम सब के मेंटोर गुरुदेव महिपाल सर को एक बार जरूर कॉल करना चाहूंगा। तो जहां पर भी हम बैठे हैं, एक जोरदार और शानदार तालीम के साथ में वेलकम करते हैं। गुरुदेव वेलकम है इस जूम पैनल पे, और हमारे टोपाज एंड अबाउट लीडर सारे के सारे। वेलकम आज सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव गुरु जी प्रणाम। गुरु जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर, गुरु जी सर वेलकम। नमस्कार गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? जी गुरुदेव, प्रॉपर आ रही है। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। एनसी पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बहुत सारे डायमंड्स भी इस पैनल पे होंगे। महेश जी होंगे, नेमीचंद जी होंगे, दिनेश जी होंगे, और सूर्य प्रकाश जी होंगे। सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, इसलिए रजाई के अंदर से ही कुछ लोग मीटिंग में होंगे। पांडे सर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी गुरुदेव, पांडे, आ रही है। अरे दिनेश जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो आप सभी को अगेन नमस्कार। और मुझे खुशी है आप लोगों से मिलते हुए, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं नॉर्मल लोगों से नहीं मिल रहा हूँ, मैं सारे डायमंड से मुलाकात कर रहा हूँ। और डायमंड में क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊं कि जब हमने असली बेस्ट वेलनेस में शुरुआत की होगी तो आप में से कुछ लोगों को शायद ये नॉलेज होगा, कुछ लोगों को पता होगा कि जो कंपनी का 6 रैंक होता था उसको टोपाज नहीं, उसको डायमंड बोला जाता था। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद में इसका नाम बदला गया, चेक वेक वही आते रहे, और इसको हमने टोपाज का नाम दिया। इसकी वजह ये थी कि आदमी का रैंक के पीछे जो नाम है, क्या वो उस नाम को, उस पद को डिजर्व करता है कि नहीं करता। क्या उसने अपने आप को उसके लायक बनाया है कि नहीं बनाया। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या हो, मुद्दा ये है कि आप उस पद को डिजर्व करते हैं कि नहीं करते, उसके लायक बनाया है कि। तो इसलिए डायमंड तक जब आदमी आता है तो एक लग्जरी गाड़ी का मालिक बनने लग जाता है, एक अच्छी इनकम ले लेता है, उसके पास अच्छा मोबाइल होता है, थोड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाती है, मंथली इनकम थोड़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए उसको डायमंड हमने आगे के रैंक पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, छठे रैंक से। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सारे टोपाज है मेरे सामने। टोपाज के अलावा मेरे सामने रूबी स्टार हैं, रूबी स्टार के साथ साथ सफायर भी हैं, स्टार सफायर भी हैं। उसके बाद डायमंड्स हैं, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, रॉयल डायमंड है। आप सारे लोग मेरे सामने हैं। मेरा सवाल आप लोगों से मीटिंग शुरू करने से पहले ये नहीं है कि महाकुंभ के लिए हम लोग बात करेंगे। देखिए, महाकुंभ आज पहली बार नहीं हो रहा है, महाकुंभ होते रहेंगे। आपके शहर में भी इवेंट होते रहेंगे, 10 का दम होती रहेगी, आपके एसओएस होती रहेगी, लीडर्स मीटिंग होती रहेंगी, लगातार एक्टिविटी होती रहेंगी। फ्राइडे को भी आपकी एक्टिविटी होती है, उसके बाद संडे को भी हमारा सेमिनार होता है। सारी चीजें एक्टिविटी होती रहेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि हम लोग आज टोपाज रैंक पे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप टोपाज हैं या आपको टोपाज बन गए? क्या आप टोपाज हैं या टोपाज बना दिए गए? क्या आप टोपाज अपनी मेहनत से बने हैं या टोपाज आपके अपलाइन की जरूरत थी, अपलाइन को चेक बनाना था, अपलाइन को अपना रैंक करना था, इसलिए अपलाइन की वजह से बन गए होंगे। आप टोपाज बने हैं या अपलाइन को भी काम करने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए आप उस अपलाइन के चाहने वालों का एक हिस्सा बने और चलते चलते आप बन गए। मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं आपको ये बताऊं। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे सवालों का एक जवाब आपको देना चाहता हूं। जब आप मार्केट में जाते हैं, और आपने अपने आप से भी सवाल किया होगा, कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग गोल्ड बन के इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, कुछ लोग टोपाज बन के भी इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, कुछ रूबी स्टार बन के घर बैठ जाते हैं, कुछ लोग जो है प्लेटिनियम बन के घर बैठ जाते हैं। वो लोग कौन होते हैं? जब एक आदमी प्लेटिनियम बन सकता है, मतलब 4 रैंक कर सकता है, तो कंफर्म है कि 15 रैंक भी कर सकता है और 18 रैंक भी कर सकता है। आप लोग अगर 6 रैंक कर सकते हैं, टोपाज कर सकते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा देखें तो आज के दिन हमारी कंपनी के अंदर टोटल जो रैंक है वो 18 रैंक है। और 6 रैंक करने का मतलब कंपनी का 33% काम आप लोग कर चुके हैं, यानी 33% आप लोग कम कर चुके हैं। और आज आप अगर ये माने कि हमारे 70 करोड़ के प्लान में से अगर 33 करोड़ की अगर हम बात करें,
तो तकरीबन तकरीबन 24 करोड़ के आसपास की इनकम के हकदार भी आप हो चुके हैं। इसलिए आप खुश रहिए कि 24 करोड़ के हमारे 33% तो इतना ही होता है। लेकिन फिर क्यों होता है कि सारे एमरल्ड टोपाज नहीं बनते, सारे प्लेटिनियम जो है एमरल्ड नहीं बनते, सारे टोपाज रूबी स्टार पे नहीं जाते? ये सवाल जो आपने देखा होगा कि सब नहीं बनते, तो मैं आपको बताता हूँ सब बनते हैं, लेकिन बनेंगे वही जो अपने दम पे बनेंगे। सब बनेंगे, बनेगा वही जो अपने आप में बदलाव करेगा। सब बनते हैं, लेकिन बनेगा वही जो लोगों से हटके करेगा। जो जैसा लोग करते हैं ना, बाकी दुनिया अगर वैसा करती है, बाकी हम लोग करते रहे, तो आप मुझे बताइए आपको कौन पूछेगा? आपने कई बार देखा होगा दौड़ हो रही है, दौड़ में 100 लोग दौड़ते हैं, जीतता कौन है? तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन आता है? जो बाकी लोगों से ज्यादा जोर लगाता है। तो जो बाकी लोगों से ज्यादा जोर लगाता है वो सबसे पहले आता है, और जो सबसे पहले आता है उसको मैन ऑफ द मैच बोला जाता है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले क्रिकेट का मैच हो रहा था, और होते ही रहते हैं। क्रिकेट के मैच में सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, सभी लोग बढ़िया बैटिंग करते हैं, बढ़िया बॉलिंग करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैन ऑफ द मैच किसी एक को मिलता है। मैन ऑफ द मैच किसको मिला? जिसने सबसे अच्छा खेला, या तो सबसे ज्यादा विकेट लिए, या सबसे ज्यादा रन मारे, सबसे कम बॉल में सबसे ज्यादा रन मारे, या कुछ बाकी लोगों से कुछ अलग किया। तो हम भी अपनी लाइफ के अंदर डायमंड जो बनते हैं वो लोग हैं। यहाँ पे 18 लेवल वो लोग करेंगे जो मैन ऑफ द मैच होंगे। इस सीरीज के मैन ऑफ द मैच होंगे हम लोगों में से। अगर हम लोग मैन ऑफ द मैच वाली सीरीज में गए तो रियली हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं अब मैन ऑफ द मैच बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बाकी लोगों से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी लोगों से आगे एडवांस में आपको जाना पड़ेगा, बाकी लोगों से ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बाकी लोगों से जैसे आप काम करते हैं तो उसमें ज्यादा आपको ये पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अब समझने वाली बात मैं जो कर रहा था कि टोपाज हैं या टोपाज बना दिए गए। इस टाइम मीटिंग रखने का एक वजह यह भी था, मैं संदीप जी और पांडे जी से मेरी बात हुई तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने लोग पर डे ग्राउंड पे रहते हैं। तो जिन भी लोगों ने टाई लगाई है, प्रॉपर ड्रेस में है, वो मुझे मालूम है ग्राउंड पे थे सारे दिन में। और जो भी लोग अपनी टी शर्ट वी शर्ट पहन के और मजे में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं टाइम से ही घर पहुंच गए होंगे। और मैं ये कह सकता हूँ आराम से कि जो लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं उनका चेक दूसरे वाले लोगों से ज्यादा अच्छा बनता है। अब अपने आप को चेक कर लो, कौन कौन कैसे कैसे है, किसका चेक कितना बनता है, चेक कर लेना आप। अब मैं क्यों ड्रेस कोड की बात कर रहा हूं? मैंने बोला आप टोपाज हैं या टोपाज बना दिए गए। टोपाज अमीर, रईस, कामयाब, करोड़पति बनना जरूरी नहीं है। रईस और करोड़पति दिखना जरूरी है। अगर एक आदमी अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, और उसको कुछ नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं आती, लेकिन मुंह के आगे अगर अंग्रेजी का पेपर पढ़ रहा होता है तो उसके पड़ोसी को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है इसको, इसलिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वो ये नहीं पूछता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप अगर पढ़ रहे हो तो पड़ोसी को ऐसा लगता है कि पक्का इंग्लिश आती होगी। तो दिखना जरूरी है। क्या आप कामयाब इंसान की तरह दिखते हो? क्या आप कामयाब इंसान की तरह चलते हो? क्या आप कामयाब इंसान की तरह मेहनत करते हो? क्या आपने अपने आप में कामयाब इंसान की तरह बदलाव किया? अगर नहीं किया तो ये करना आपका शौक नहीं है, ये करना आपकी मजबूरी है। क्योंकि हमारा ही जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और डुप्लीकेशन का बिजनेस क्या होता है, आपको एक चीज अच्छे से बताऊं, हमेशा गलत चीजों का डुप्लीकेशन बहुत आसानी से होता है। अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। गलत चीजें अगर आपको कोई बता रहा है तो आप एकदम से, सामने वाला भले ही ना करता हो फिर भी हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। लेकिन सही चीजें अगर कोई बता रहा है और जब तक बताने वाला उस चीज को नहीं करता है तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा मार्केट में, गांव में बहुत सारे लोगों को गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठेके के बाहर गाड़ी लगा के कभी भी कुछ भी खरीद के ले आते हैं आज तक। लेकिन दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी दुकान, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां पे लोगों का एडमिशन कराया जाता है, उनको गुटखा खाना सिखाया जाता है, जहां सिगरेट पीना सिखाया जाता है, जहां पे ड्रिंक करना सिखाया जाता है, कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी लोग सीख जाते हैं, फिर भी लोग आदी हो जाते हैं, और उनके संगत में जो लोग रहते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन इसका विपरीत एक चीज देखना, अपने छोटे से छोटे शहर में आज के टाइम में नशा मुक्ति केंद्र है। जो नशे के एडिक्शन वाले लोग हैं उनका नशा छुड़ाने के लिए, उनकी काउंसलिंग कराने के लिए लोगों को वहां पे रखा जाता है।
वहां पे एडमिट किया जाता है, उनको एक एक महीने का कोर्स कराया जाता है। वहाँ अपनी कंपनी की भी एक दवाई है जो नशा मुक्ति, नशा जो करते हैं उनको छुड़वाने के लिए, एडिक्शन वाली, वो भी हम उनको देते हैं। उनको कितनी बूंद पिला लो, लेकिन उसके बाद भी इतनी आसानी से नशा छोड़ते नहीं है। अब नशा छोड़ना अच्छी चीज है, इसलिए दवाई देने के बाद, काउंसलिंग कराने के बाद भी नहीं छोड़ते। लेकिन नशा करना गलत चीज है। वो कहीं कोई कॉलेज नहीं, कहीं कोई कोचिंग नहीं, कहीं कोई इंस्टीट्यूट नहीं, लेकिन लोग अपने आप सीख जाते हैं। इसका मतलब गलत चीजों का डुप्लीकेशन बहुत जल्दी होता है, और सही चीजों का डुप्लीकेशन बहुत धीरे 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 होता है। उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी टोपाज हैं, आप लोग रात को, अब तो मैं आपकी मीटिंग में हूँ, आपके जो डायमंड है, दिनेश जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, यहाँ पे राजेश जी हैं, बाकी जितने भी डायमंड, नेमीचंद जी हैं, महेश जी हैं, ये लोग भी आप लोगों की मीटिंग करते होंगे। ये लोग जब मीटिंग करते होंगे तो आप टोपाज रहते होंगे और आप अपनी टीम की मीटिंग कराते होंगे। आप जब भी अपनी टीम की मीटिंग कराते हैं, आप लोग चेक करो कि क्या हर टाइम आप लोग ड्रेस कोड में रहते हो। अगर आप लोग ड्रेस कोड में नहीं हो तो ये उम्मीद कभी मत करना कि आपकी टीम ड्रेस कोड में। आप प्रॉपर वेल ड्रेसअप और प्रॉपर आप बिजनेसमैन जैसे नहीं दिख रहे हो उस टाइम, तो ये उम्मीद मत करना कि आपकी टीम ऐसे, क्योंकि ये मौका है हमें लोगों को मैसेज देने का। अगर रात को 12 बजे 1 बजे भी मेरे अपलाइन ने कोई मीटिंग रखी, तो सबसे पहले मेरा काम बनता है कि सबसे पहले मैं कामयाब इंसान जैसा दिखने लायक कैमरे के सामने आऊं। और जब आपकी टीम के 100 50 10 20 30 लोग बैठे होंगे और काउंसलिंग हो रही होगी, मीटिंग हो रही होगी आपके लीडर के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, तो आपकी टीम को ऐसा लगेगा कि मेरा अपलाइन प्रॉपर ड्रेस में रहता है, मेरा अपलाइन सिस्टमेटिक है, इसलिए वो उसकी टीम भी सिस्टमेटिक ही होती है। तो इसलिए आज के बाद टीम में कभी भी कोई गलती मत करनी, क्योंकि देखिए जो लोग गैप आ जाते हैं वो कौन होते हैं, जो प्रॉपर रोंग डुप्लीकेशन टीम में हो जाता है, जो गलत डुप्लीकेशन हो जाता है, जो कुछ अलग करके नहीं दिखाते हैं। आपको लोगों को, एक आदमी ने टाई लगा दी, सूट पहना हुआ है, बढ़िया तरीके से वेल ड्रेसअप है, और अनपढ़ आदमी है, तो दुनिया में फिर भी लोगों को ऐसा लगेगा ये पीएचडी किया हुआ है, फिर भी ऐसा लगेगा कोई पढ़ा लिखा आदमी है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हर टाइम अपने पास लैपटॉप, टैबलेट या अपनी कॉलेज की डिग्रियां लेके दिखाता हुआ नहीं घूमता है। उसके दिखने का तरीका, उसका बातचीत करने का तरीका ही लोगों को यह दिखाता है कि ये पढ़ा लिखा है। इसलिए आप डायमंड जरूर बनेंगे, आप ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप ब्रांड एम्बेसडर जैसा दिखना तो शुरू करो। आप ब्रांड एम्बेसडर जैसा लोगों को दिखाना तो शुरू करो। अब इससे एक चीज और होती है, मान लीजिए आप सारे दिन घर पे थे और रात को 11 बजे कोई जूम मीटिंग है और आपकी टीम के 50 लोग उस मीटिंग में हैं और आप ड्रेस कोड में हो, तो आपकी टीम को ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन सुबह से लेकर 11 बजे तक मीटिंग में है। चाहे भले ही आप घर पे थे, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि मीटिंग में था। इसलिए अभी तक इसने कपड़े नहीं खोले हैं, ड्रेस नहीं खोली है। लेकिन अगर आप मार्केट में भी हो, प्लान भी दे रहे हो, फॉलो भी दे रहे हो, उसके बाद भी प्रॉपर ड्रेसअप में अगर मैं नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरा अपलाइन अभी घर पे है, और आपकी डाउनलाइन जो घर से बाहर है वो भी फटाफट घर पे आना शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं सबसे पहले मैसेज, कि आज के बाद आप जब भी मार्केट में जाएं, आप टोपाज बन चुके हैं। इस कंपनी का 33% का रैंक पूरा कर चुके हैं, 30% अचीवमेंट आप ले चुके हैं, 33% दूरी आपने तय कर ली है, 66% दूरी बची है। तो आप कृपया करके डायमंड जैसा दिखना शुरू करें, आप कामयाब पर्सनैलिटी जैसा दिखना शुरू करें, आपके व्यवहार में वैसा तरीका लाएं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वैसी करें, आपकी लुक, क्योंकि देखो हम लोग क्या अपना कलर चेंज नहीं कर सकते, हाइट नहीं बढ़ा सकते हम लोग, और कुछ चेहरे को अलग तरीके से नहीं कर सकते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन हम लोग कामयाब, इसलिए कहीं आपके माध्यम से रोंग डुप्लीकेशन ना हो, इस चीज को आपको समझ के और रहना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, कि आपको अंदर एक लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। अब लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो बाकी लोगों से एक्स्ट्रा काम करता है। लीडर वो होता है जिसके पास कोई बहाना नहीं होता। लीडर वो होता है जो अपलाइन ने अगर किसी से कोई उम्मीद की, तो उस उम्मीद पे अगर वो जिंदा है तो उसकी उम्मीद खरा उतरता है। लीडर वो होता है जिससे उम्मीद जा सकती है। लीडर वो होता है जिससे उम्मीद अपलाइन भी करता है और जिससे डाउनलाइन भी करता है। लीडर जो होता है उसके पास समाधान होता है, समस्याएं कभी नहीं होती। लीडर जो होता है
मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी समस्याओं का समाधान निकालता है, कभी भी समस्याओं को अपने आगे रख के और कभी भी बहाने नहीं बनाता। आप चेक कीजिए कि आप इनमें से कौन सी क्वालिटी रखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रिकेट टीम का लीडर कौन बना, कैप्टन कौन बना, लीड कौन कर रहा है? वही आदमी लीड कर रहा है, वही आदमी टीम का कैप्टन है जो बाकी से ज्यादा पसीना बहाता है, बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करता है। राजनीति के अंदर बड़े पद पे कौन गया? जो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करता है। आपके यहाँ लाखों लोग आईएएस आईपीएस यूपीएससी के अंदर एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका हुआ? जो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करता है। आर्मी की भर्ती देखी होगी आपने, पुलिस की भर्ती होगी, उसमें बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग दौड़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका हुआ? जो बाकी लोगों से ज्यादा तेजी से दौड़ा। तो जब दुनिया के हर फील्ड में बाकी लोगों से ज्यादा तेज दौड़ने वाला ही अपनी मंजिल पे पहुंचता है, तो आप आज ये स्वीकार कर लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में और असली के वेलनेस में भी बाकी लोगों से आप अगर ज्यादा तेजी से दौड़ोगे, बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करोगे, बाकी लोगों से अपने आप को अलग हटके दिखाओगे, तभी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ना कि यार इस आदमी के अंदर ऐसी कुछ गुण है, ऐसी कुछ टैलेंट है, ऐसी कुछ योग्यताएं हैं कि हम इसका अनुसरण कर सकते हैं, हम इनके पीछे जा सकते हैं, हम इनको आइडियल मान सकते हैं। क्योंकि किसी किसी टोपाज, यहाँ पे मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, किसी टोपाज एंड रूबी स्टार सफायर का बहुत अच्छा चेक चल रहा होगा, लेकिन किसी लीडर का कमजोर चेक चल रहा होगा, किसी का चेक फ्लक्चुएट हो रहा होगा, कभी 2,000 का तो कभी 10,000 का, किसी चेक का 15,000 18,000 20,000 22,000 एकदम से बढ़ता जा रहा है पिछले 6 महीने से। कई लोग ऐसे होंगे जिनका थोड़ा डाउन भी आ रहा होगा। लेकिन क्यों डाउन आ रहा है? डाउन इसलिए आ रहा है कि उनकी टीम उनको फॉलो नहीं कर रही, उनकी टीम उनको आइडियल नहीं मान रही है, उनकी टीम उनको अपना आदर्श नहीं मान रही है, उनकी टीम उनको हीरो नहीं मान रही है। तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी पड़ेगी कि क्या आपकी टीम आज आपको हीरो मानती है? क्या आपकी टीम आपको एग्जाम्पल लीडर मानती है? क्या आपकी टीम आपसे प्रभावित है? क्या आपकी टीम अगर आपसे प्रभावित नहीं है, आपको एग्जाम्पल नहीं मानती, आपको हीरो नहीं मानती, आपको आइडियल नहीं मानती, तो आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप एग्जाम्पल देके ये बता सकते हैं कि मैंने टोपाज लेवल पे ये करके दिखाया था, मैंने रूबी स्टार लेवल पे ये करके दिखाया था, मैंने सफायर लेवल पे ये करके दिखाया था, मैंने डायमंड लेवल और स्टार सफायर पे ये करके दिखाया था। जैसे क्या क्या हो सकता है? मान लो एक टोपाज है हमारा, और इस बिजनेस के अकॉर्डिंग आज हमारी कंपनी में एक टोपाज को कम से कम 10,000 का चेक मेंटेन करना चाहिए, एक रूबी स्टार को मिनिमम 20,000 का चेक मेंटेन करना चाहिए, एक सफायर को 30,000 का चेक मेंटेन करना चाहिए, एक स्टार सफायर को मिनिमम 40,000 का चेक मेंटेन करना चाहिए, एक डायमंड को 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में कम से कम चेक मेंटेन करना चाहिए। जब एक लीडर ब्लू डायमंड हो जाता है तो उसको 1 लाख से ऊपर का चेक मेंटेन होना चाहिए। जब एक आदमी ब्लैक डायमंड हो जाता है तो उसकी परमानेंट कैपिंग होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने अनइथिकल कोई भी चीजें नहीं बोली है, मैंने ऐसे नहीं बोला कि डायमंड को कैपिंग लगानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी चलो लग सकती है टारगेट में, लेकिन रियली जो बिजनेस का इथिक्स है और रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वही चेक मेंटेन। अब जो मैंने चेक बोले, अगर ये आपने मेंटेन कर रहे हैं तो आप अपने एवरेज हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन अगर इससे डाउन है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इनसे बढ़िया है तो आप समझो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप डाउन परफॉर्मेंस में, कि एवरेज में है, कि एक्सीलेंट में। अब क्या आइडियल बन सकते हैं आप? जैसे आप कल को बन गए सफायर, तो आप अपनी टीम के टोपाज की मीटिंग कर रहे हैं और आप ये बोलते हैं कि मैं जब भी टोपाज था मैंने कभी भी 10,000 से छोटा चेक नहीं बनने दिया अपना। ये एक आइडियल लीडर की पहचान है। जब आपने कोडलिया क्रूज का हमारा टारगेट आता है, जैसलमेर का आता है, शिमला का आता है, मनाली का आता है, गोवा का आता है, एक टोपाज ऐसा होता है जिसके 10 लोग क्वालिफाई करते हैं, एक टोपाज ऐसा होता है जिसके 20 लोग क्वालिफाई करते हैं, एक टोपाज ऐसा होता है जिसके 5 लोग क्वालिफाई करते हैं, एक टोपाज ऐसा होता है जो खुद भी क्वालिफाई नहीं करता। जब लोग खुद क्वालिफाई नहीं करता, क्या वो टीम को कभी ये बोल पाएगा कि मैंने हर रैंक पे अपना टारगेट अचीव किया? अब ये बात कौन बोल पाएगा कि आपको ये बोलने के लिए कि आज तक जब से मैं ज्वाइन हुआ हूं, ज्वाइन होने से लेकर आज तक मैंने कोई सिंगल टारगेट मिस नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी, 24 घंटे काम करना पड़ा तो 24 घंटे किया, 48 घंटे करना पड़ा तो 48 घंटे किया, मैं बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना नींद लिए लगा रहा, लेकिन आज तक मैंने मेरे रैंक पे कभी भी मेरा टारगेट नहीं छोड़ा। अब उस तभी तो आपकी टीम आपसे मोटिवेट होगी ना। अब जिस लीडर ने कभी टारगेट क्वालिफाई नहीं किया, कभी टारगेट साल में एक बार करता है, 3 बार टारगेट छोड़ देता है, क्या उसकी टीम उसको हीरो मानेगी?
अगर वो अपनी टीम को बोलता है कि टारगेट क्वालिफाई करो, मेहनत करो, दवा की ताकत लगाओ, ये करो वो करो, उसकी टीम कभी उसको हीरो मान ही नहीं सकती सर। उसकी टीम उसको आइडियल मान ही नहीं सकती। उसकी टीम आइडियल मानने से पहले जैसा आप टीम से करवाना चाहते हैं वैसा खुद करके देखो। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि सर मेरी तो टीम काम नहीं कर रही, मैं टीम को कह के थक गया। आज भी मेरा एक बहुत सीनियर लीडर था, उसने मुझे फोन किया, सर मेरे टोपाज और रूबी स्टार तो बात ही नहीं मान रहे, बिल्कुल निठल्ले हो रखे हैं। मैंने कहा सर आपके टोपाज रूबी स्टार ठीक है, आप निठल्ले हो रखे। बोला सर कैसे? मैंने कहा क्या आपके रैंक के अनुसार जो आपका रोल होना चाहिए था उतना पूरा निभा रहे हो? बोला सर मैं जैसे क्या कर रहा हूं? मैंने कहा एक इस रैंक के लीडर की इतनी सैलरी वीकली जानी चाहिए, इतने लोग टारगेट क्वालिफाई करने चाहिए, इतने लोग महाकुंभ में आने चाहिए, क्या आप ये जिम्मेवारी निभा रहे हो? बोला नहीं सर, जब टोपाज और रूबी स्टार साथ ही नहीं दे रहे। मैंने कहा लीडरशिप का मतलब ये, ध्यान से सुनना, लीडरशिप का मतलब ये कि अगर आप टोपाज रैंक को डिजर्व कर रहे हो, आज आप सफायर हो, आप स्टार सफायर हो, आप रूबी स्टार हो, आप डायमंड हो, आपकी टीम के A to Z लोग काले झंडे लेके अगर आपके खिलाफ खड़े हो गए कि आज के बाद हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हम कुछ भी सेल नहीं भेजेंगे, तो भी एक सफायर अगर अपने आप को रियल सफायर मानता है तो वो सीना ठोक के चौराहे के बीच में खड़े होकर बोलता है कि सारे चले जाओ, फिर भी अपने दम के ऊपर 30,000 का चेक अगले वीक में बना के दिखाऊंगा। आप एक काम मत करो, फिर भी अपने दम पे मैं टारगेट क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। और मैं गारंटी बोलता हूं ऐसा जो करके चला जाता है ना, उसकी टीम उसको हीरो मान लेती है, उसको आइडियल मान लेती है। और इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको बेस में जाना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल के पास जाना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं, देखो कि आप में से बहुत सारे टोपाज, ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है, आप में से जितने टोपाज एंड अबव लीडर मेरे पास सामने बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं पिछले 1 महीने में आप में से बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट पे खोल के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पर्सनल प्लान पिछले 2 महीने में एक भी नहीं किया है, बुरा मत मानना, लेकिन वास्तविकता है आपने टीम के प्लान किए, टीम के साथ फॉलोअप करने गए, टीम के साथ मीटिंग करने गए, टीम के साथ ट्रेनिंग करने गए, लेकिन अपना पर्सनल प्लान, जो इनविटेशन भी मेरा, प्लान भी मेरा, फॉलोअप भी मेरा। अब आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने किसी को पर्सनल प्लान नहीं दिया। अब आपकी डाउनलाइन अगर किसी को प्लान दे रही है तो वो तो रजिस्ट्रेशन खुद ही कर लेगी, उसकी आईडी खुद ही भेज देगी, उसके प्रोडक्ट खुद ही सेलेक्ट कर लेगी। अगर मेरा खुद का पर्सनल प्लान है तो मैं कभी भी, मेरी टीम मेरे ऊपर हावी होकर ये नहीं कह रही कि सर आप अपना रोल नहीं निभा रहे, मेरा बिजनेस कमजोर चल रहा है। इसलिए अपना बेस कभी मत छोड़ना। और अगर कभी भी आपको अपनी बेस, अपनी जमीन और अपने डेली एक्टिविटी और अपना बेसिक काम छोड़ने का मन करे तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग राजस्थान से मेरे सामने बैठे हैं। आप याद करो, आपके चुनावों से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने खुली जीप के अंदर जयपुर के अंदर रोड शो किया था। सवाल करता हूं, अपने आप को जवाब देना, उस रोड शो के अंदर क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिलने आए थे? उस रोड शो के अंदर क्या वो उद्योगपतियों से मिलने आए थे? उस रोड शो के अंदर क्या वो बड़े बड़े विधायक और मंत्री और सांसदों से मिलने आए थे? नो। उस रोड शो के दोनों साइड में आप देखना आम पब्लिक थी। उस रोड शो के दोनों साइड में आपने देखा होगा कोई साइकिल वाला था, कोई बाइक वाला था, कोई पैदल था, कोई सब्जी वाला था, कोई दूध वाला था, कोई दिए बेचने वाला था, कोई मटका बेचने वाला था, कोई किसान था, कोई कारपेंटर था, कोई दुकान पे काम करने वाला था, कोई 50,000 की नौकरी करने वाला था, कोई रिक्शा चलाने वाला था। उन लोगों के बीच से उन्होंने रोड शो किया। मतलब वो लोग कौन थे? वो बेस था, वो रॉ मटेरियल था, उनके पास कोई पद नहीं था। जब देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में आ गया कि सत्ता में बने रहना है तो आपको डेप्थ में नीचे जितने नए लोग हैं उनसे जुड़ के रहना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, हम टोपाज और रूबी स्टार और डायमंड बनने के बाद ये कभी मत भूलना कि आपकी एंट्री सिर्फ गोल्ड तक है। आप सिर्फ प्लेटिनियम से बात करेंगे, आप एमरल्ड से बात करेंगे। आपका बेस में जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों का चेक ऊपर से नीचे आता है, छोटा बड़ा बनता है, जिन लोगों का चेक अप डाउन होता है, यकीन मानना, मेरी गारंटी ले लेना, उन्होंने अपना बेसिक काम छोड़ दिया है। और बेसिक काम क्यों छोड़ दिया आपने? आप जब ब्रॉन्ज बने थे तब आपको प्लान फॉलोअप करना तो नहीं आता था,
जब आपको ये भी नहीं पता था इम्यूनोडोग क्या है, ऑर्थोडोग क्या है, उसके बाद भी आप ब्रोंज बन गए। लेकिन आज तो आपने 1.5 लाख रुपए का चेक ले लिया, 2.5 लाख रुपए का चेक ले लिया, 3,60,000 का चेक ले लिया, 8,20,000 का चेक ले लिया। उसके बाद अप डाउन क्यों? सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग लोगों को मीटिंग करने जाते हैं, हम लोग लोगों को बात तो अच्छी अच्छी बताते हैं, लेकिन क्या वो काम खुद भी करते हैं? इसलिए लोगों को बताने से ज्यादा जरूरी है कि वो खुद करके हमें दिखाना पड़ेगा। हम लोगों को मोटिवेशन तो देते हैं, हमेशा ये करो वो करो, लेकिन क्या वो चीजें जो लोगों को बताते हैं क्या अपने ऊपर लागू करते हैं, क्या अपने ऊपर अप्लाई करते हैं? इसलिए अगर आप वास्तव में लीडर बनना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, और मैं आप सबको 18वें लेवल पे देखना चाहता हूं, ये मेरी पर्सनल इच्छा है, आपकी हो या ना हो वो तो आप जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 18वें लेवल पे सारे पहुंचे। इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि बाकी लोगों से एक्स्ट्रा करना, बाकी लोग जहां पे थक जाए और हिम्मत हार जाए ना, उससे आगे दौड़ लगा देना। जब 5 किलोमीटर की दौड़ किसी की होती है, मैराथन होती है ना, तो लोग 4.5 किलोमीटर में थक जाते हैं, हाँफ जाते हैं, गिर जाते हैं, पानी पीने लग जाते हैं और साइड में लंगड़ा जाते हैं। और जब सब लोगों के लंगड़ाने के बाद और सब लोगों की लिमिट खत्म होने के बाद जो एक बार फिर जोर लगा के ताकत लगाता है, वो उस रस्सी को पार करके और विजेता घोषित हो जाता है। आप क्रिकेट के खिलाड़ियों को देखना साहब, यूं ही दुनिया उनको आइडियल नहीं मानती। पट्टी बांध के, गरम पट्टी बांध के, आप टैबलेट लेके, कैप्सूल लेके, पेन किलर लेके, और उनकी चलने की आदत नहीं होती फिर भी दौड़ते हैं, क्योंकि वो कर्तव्य अपना हमेशा याद रखते हैं। उनके सामने सिर्फ अपना एक काम है। इस दुनिया में हम लोग आइडियल तो मानते हैं धीरू भाई अंबानी को, हम लोग मानते हैं सचिन तेंदुलकर की तरह सफल होना है, हम मानते हैं किसी बड़े आईएएस आईपीएस की तरह बनना है, हम मानते हैं कि कुछ बड़ा करना है। लेकिन आप सोचो, क्या वो लोग जितना त्याग करते हैं हम लोग उतना त्याग करते हैं? क्या वो लोग जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत करते हैं? आप जब अपने स्टेट में जाते हैं, आपने बड़े बड़े नेता मंत्रियों को देखा होगा, उनके साथ आप सेल्फी तो खिंचवाने जाते हैं, कभी कभी मीटिंगों में जाते हैं, और आप भी चाहते हैं कि उनकी तरह आपका भी काफिला और जलवा होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज चेक करना, किसी भी नेता के घर पे लोग सुबह 5 बजे आके बैठ जाते हैं। नेता रात को 3 बजे सोया था, लोग सुबह 4 बजे आके बैठ जाते हैं और उसके घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन उसको सोने नहीं देते, लेकिन फिर भी किसी को यह मना नहीं कर सकता कि मैं आपसे मिलूंगा नहीं। जब किसी के गांव में कोई मर जाता है तो उसके रिश्तेदार भले ही ना आए, लेकिन वो नेताजी को जाना पड़ता है। जब किसी के यहाँ शादी होती है तो कन्यादान देने के लिए उस नेताजी को जाना पड़ता है। जब किसी के यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस स्टेशन पे दोनों पक्षों का समझौता कराने के लिए उस नेताजी को जाना पड़ता है। इसलिए वो अपनी पब्लिक का नेता होता है। अगर नहीं जाता है तो 5 साल बाद वो पब्लिक हटा देती है। मेरे दोस्त, हमारे यहाँ पे आपने एक बार टोपाज रूबी स्टार का जो भी रैंक ले लिया, हम हटा तो नहीं सकते, लेकिन अगर कोई रूबी स्टार का बनने के बाद चेक नहीं बना रहा है, उसका चेक छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपने अपना रोल नहीं निभाया, इसलिए जनता ने आपको हटा दिया है। अगर एक रूबी स्टार 20,000 से छोटा चेक बना रहा है, इसका मतलब वो जनता जो उसकी टीम है उसने उसको हटा दिया है, क्योंकि आपने अपना रोल नहीं निभाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाकी लोगों से बेस्ट करके दिखाओ, बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करो। आपकी टीम के हीरो आप होने चाहिए। आपकी टीम किसी और को आइडियल कभी ना माने, आपको माननी चाहिए। क्योंकि आपने कई, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, कई बार आपने देखा, एक चीज आपने चेक की होगी एक बढ़िया से, हमारी कंपनी के लोग, मेरे पास तो बहुत सारे केस आते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारी कंपनी के लोग वही अपलाइन, वही प्रोडक्ट, वही पे आउट, वही सिस्टम एफएसएस, वही एसओएस, वही 10 का दम, अपलाइन को आके बोलते हैं गुरुजी मेरे अपलाइन के नीचे जो है ना, मैं अभी उस अपलाइन के साथ काम नहीं करना चाहता हूं, मेरे को किसी दूसरे के नीचे लगा लो, मैं जीरो से काम कर। इसका मतलब वो आदमी प्रोडक्ट से खुश, प्लान से खुश, अपलाइनों से खुश, सिस्टम से खुश, लेकिन जो उसका डायरेक्ट अपलाइन है उससे दुखी। अगर उससे खुश हो, अगर कंपनी से कोई प्रॉब्लम होगा तो कंपनी से छोड़ना चाहिए, उस प्रोडक्ट को त्याग करना चाहिए, उस सिस्टम से बाहर जाना चाहिए। लेकिन ना, कि आप मेरे को दूसरी जगह लगा दो मैं काम कर लूंगा, पर इसके नीचे नहीं करूंगा। इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप टोपाज अगर बन गए हो ना, तो आपकी टीम से कभी भी ये विद्रोह की आवाज अगर कभी भी आ गई ना कि मुझे कहीं भी लगा दो मैं इसके नीचे कम नहीं करूंगा, तो आप नाकाबिल हो चुके हो। आप रैंक सिर्फ हो चुका है, रैंक का बोझ ढो रहे हो, रैंक को डिजर्व कर रहे हो या उस रैंक का बोझ ढो रहे हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके लिए अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग काम को पक्का प्रूफ करेंगे। और ये तभी प्रूफ हो पाएगा जिस दिन इस काम को करके आपको खुशी महसूस होना शुरू हो। इस काम को आप बोझ समझते हैं या इस काम में आपको आनंद आता है?
क्योंकि आदमी को जब जब जिस जिस काम में आने लग जाता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है, पागल हो जाता है उस काम के। जिस काम में उसको आनंद नहीं आता, उसमें कभी पागलपन नहीं आता है। आपने देखा होगा, बच्चों को डोरेमोन देखते हैं, पोगो देखते हैं, उन बच्चों को उस काम में इतना आनंद आने लग जाता है कि वो दूध पीना भूल जाते हैं। उनके सामने रखा हुआ दूध ठंडा हो जाता है सर्दी के मौसम में। रजाई से बाहर पैर है, उनको पता ही नहीं चल रहा सर्दी लग रही है। पंखा बंद हो गया, उनको पता ही नहीं चलता कि गर्मी लग रही है। लेकिन वो इतने पागल हो जाते हैं, उनके आगे कोई सर के आगे, आंखों के आगे हाथ भी कट जाए ना, तो खड़े होकर ऐसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें पागल हो चुके, उसमें उनको आनंद आ रहा है। तो आपको इस काम में आनंद आ रहा है या आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ये जरूरी। अगर आपको लगता है जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो आप इस काम में आनंद लेना सीखो, आप इस काम में खुशी महसूस करना सीखो। क्योंकि जब आप किसी काम में खुशी महसूस करोगे ना, और आपका अपलाइन आपको डांट भी देगा, और वैसे आप कोई अपलाइन करता नहीं है ऐसा, मैं तो बोलता हूं आपको पीट भी देगा ना, तो भी आपको सुकून महसूस होगा। आपको डांट भी देगा तो आपको ऐसा लगेगा, यार मेरा अपलाइन मेरा भला चाहता है, इसलिए आज अपलाइन ने मेरे को डांटा है, फटकारा है, पीटा है। लेकिन जिस भी आदमी को कभी ऐसा लगता है कि अपलाइन ने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को बात लग गई, मेरे को बुरा लग गया, मेरे को हर्ट हो गया, इसका मतलब उस आदमी को अभी भी इस काम में आनंद नहीं आना। और काम में आप मुकाम तब हासिल करते हैं उस काम में, जब उस काम में आपको आनंद आने लग जाता है। और जब आनंद आने लग जाता है, तो उस काम के अंदर कभी भी आपको सर्दी गर्मी नहीं लगती है। मतलब अपलाइन की डांट भी आपको गाइडलाइन लगती है, आपको अपलाइन की फटकार भी अपना कैरियर नजर आता है। अगर किसी भी आदमी को कभी भी, अगर आज भी ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन ने मुझे कुछ बोल दिया और मेरे ऊपर, अच्छा कई लोगों की आदत होती है ना कि सर देखो काम तो कर लेंगे, हम तो नौकरी में दुखी थे, हम दुकान में दुखी थे, इसलिए तो इस बिजनेस में आए, और यहां भी आप बॉस बन के हमें डांट रहे हो, हमें फटकार रहे हो, हम प्रेशर में काम नहीं कर सकते। जिसके मुंह से अगर कभी भी ऐसा निकलता और निकल रहा होगा ना, तो आप समझ लेना प्रेशर में काम नहीं कर सकते, मतलब आपको इस काम में आनंद नहीं आने वाला। आया है अभी, और जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक ये काम आपको खुशी नहीं देगा, और आनंद के साथ जब तक खुशी नहीं मिलेगी, तब तक आपको कभी मंजिल नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ, जिस दिन आनंद और खुशी मिलेगी ना, फिर आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा वो नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी दिखना शुरू लग जाएगी। तो इसलिए इस काम में आनंद लेना शुरू करो, इस काम में खुश होना शुरू करो। रात को अगर सर्दी में, अब कई लोग रात को आज के टाइम में क्या कर रहे होंगे, मैं आपको बताऊं, 7 बजे घर चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी ना, तब रात को सर्दियां हुआ करती थी। जब इतनी सर्दियां हुई थी, पॉलीथीन और जो न्यूज़पेपर है वो हम लोग यहाँ छाती के ऊपर लगाया करते थे। सामने से ठंडी लहर आती थी साइकिल या बाइक पे, और साइकिल या बाइक पे ठंडी लहरें आती थी ना, अखबार से रोका करते थे, अखबार से, कार नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज कि हाँ, लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा कि पेपर लगाएं, ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा कि साइकिल से प्लान दें, ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा कि सर्दी में 12 बजे तक प्लान दें। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक कोहरे के अंदर प्लान दिया करते थे भाई साहब। लेकिन आज जब ये लोगों को बताते हैं तो लोगों को लगता है हाँ सर आपने ऐसा भी किया है। मैंने कहा यस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप डायमंड बन जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, तो आप लोगों को क्या बताएंगे कि मैंने इतने स्ट्रगल झेले, मैंने ऐसा सा किया है। अगर आपकी कहानी में जब तक संघर्ष नहीं है, कोई नहीं सुनना चाहता। कहानी का वो पार्ट सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, वो पार्ट सबसे ज्यादा हिट होता है जिसमें संघर्ष सबसे ज्यादा। रामायण के कहानी के अंदर क्या है, सिर्फ संघर्ष के अलावा है क्या? शुरुआत, एंडिंग, बीच में संघर्ष है, और संघर्ष में ही लोगों का इंटरेस्ट है। आपके जीवन में संघर्ष अगर नहीं है, तो आपकी कहानी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपको प्रभावित नहीं कर, आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और ना कोई आपसे प्रभावित होगा। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड के साथ काम में खुशी लेते हुए, अपने चेक को मेंटेन करते हुए, एग्जाम्पल लीडर बनते हुए, और अपने आप की लीडरशिप कितनी किस काबिल दिखानी है कि अगर एक बार आपके अपलाइन ने आपसे कोई उम्मीद की ना, तो आप समझ लेना कि आपके अपलाइन ने, अगर मैंने किसी टोपाज को मैंने ये बोला है ना कि 10,000 का चेक बनना चाहिए, तो उस टोपाज को ये टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं सब। उस टोपाज को ये खुशी होना चाहिए कि मेरे अपलाइन ने मेरे को 10,000 के लायक समझा है। बात तो ये है ना, क्योंकि सोने की परख सिर्फ जोहरी को होती है, और हम वो जोहरी हैं कि हमें बता सकते हैं कि आपकी ताकत और आपकी पोटेंशियल क्या है। अगर मैंने आपको ये बोला किसी रूबी स्टार को कि आपके 10 कोडलिया होना चाहिए, तो आपको ये नहीं लेना है कि मेरे प्रेशर ले लिया सर, मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। आपको ये सोचना होगा कि मेरे अपलाइन की नजरों के अंदर मैं 10 कोडलिया क्वालिफाई करने की औकात रखता हूं। यानी आपकी औकात अपलाइन की नजरों में बड़ी है,
और अगर किसी की औकात, किसी की हैसियत, किसी की पहचान अपलाइन की नजरों में बड़ी है तो जानबूझ के छोटी क्यों करना चाहते हो यार? संडे के प्लान में हम बोलते हैं कि आपके 50 लोग आने चाहिए, तो ये मत बोला कि सर जबरदस्ती कैसे होगा। आप ये खुश हो जाया करो कि अपलाइन की नजरों में 50 के लायक हूं, बस उसको कमिटमेंट को पूरा करना है। तो दोस्तों, ये कुछ बातों के साथ साथ अब लास्ट में काम की बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है। 21 तारीख और 20 तारीख, सॉरी 21, 22, 23, 3 हमारे महाकुंभ हो रहे हैं। इससे पहले 3 महाकुंभ हो चुके हैं हमारे, 30 तारीख का, 30 नवंबर का, 1 दिसंबर का और 2 दिसंबर का। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर 3 महाकुंभ हुए। 35 से 40 हजार लोगों के हम लोग महाकुंभ कर रहे हैं। टोटल अगर बात करें तो तकरीबन 2 लाख लोगों से ज्यादा को हम लोग यहाँ पे इस बार कनेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं। यानी जो आदमी जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात करेगा, उसकी कनेक्टिविटी होगी, उसका चेहरा जितने लोगों के बीच में जाएगा, उतने ही वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बात कंपनी को समझ में आई। कंपनी ने पहले तालकटोरा स्टेडियम किया जहां 3,000 लोग आते हैं। तो फिर हम लोगों ने, लीडरों ने क्या किया, अपने अपने लेवल पे तालकटोरा किया और इतने तालकटोरा कर दिए कि हर महीने करने लगे। तो कंपनी ने केडी जादव किया जहां पे 12 से 15,000 लोग आते हैं। तो फिर हम लोगों ने भी अपने दम पे केडी जादव किया। जिस हॉल में आप पिछली बार आए थे वो केडी जादव, आईजी का पार्ट था लेकिन केडी जादव। फिर कंपनी ने 2019 की जो एनिवर्सरी थी कोविड से पहले, 5वीं एनिवर्सरी, वो पहली बार पूरी कंपनी की कंबाइंड 35,000 लोगों के साथ, जिसमें मनोज तिवारी जी आए थे, आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा, कंपनी के आईजी स्टेडियम में की। तो फिर हमारा भी विजन बड़ा हुआ कि जब कंपनी ने आईजी स्टेडियम में की तो हम अपने दम पे करेंगे। और करते करते हम 6, 7, 8 आईजी स्टेडियम तक लेके आ गए। यानी पहले कंपनी ने किया, फिर हम लोगों ने किया, फिर हमारी टीम ने वो करना शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि पहले कंपनी ने बड़ा सोचा, फिर हम लोगों ने बड़ा सोचा, फिर हमारी टीम ने बड़ा सोचा। अगर हम में से कोई भी बड़ा नहीं सोचता तो वही आज एक ही शो आसपास कर कर आकर खत्म करते। तो आप लोगों के लिए मौका है, 3 में हम कवर नहीं हो पाए। 21 तारीख यहाँ पे पांडे सर की टीम जो है वो 21 दिसंबर के महाकुंभ में आ रही है। यहाँ पे संदीप सर की जो टीम है ये 22 तारीख के महाकुंभ में आ रही है। यहाँ पे तिवारी जी हैं, उनकी टीम है, वो भी 22 तारीख के महाकुंभ में आ रही है। लेकिन हम लोगों को इस चीज को इनकेस कैसे कर सकते हैं? ये प्रोग्राम, ये शो क्यों होते हैं? ये प्रोग्राम और शो करना जरूरी क्यों है? ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि प्रोग्राम में आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि इनविटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, आईडी कैसे ग्रीन कराना है, ये नहीं सिखाया जाता है। आपको प्लान देना जितने लोग हों उन सबको आता है, इसलिए आपने 1.5 लाख रुपए का चेक ले चुके। आपको फॉलोअप करना आता है, इसलिए आप टोपाज, रूबी स्टार। आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट भी करने आते हैं, आपको सब काम आते हैं। फिर महाकुंभ की क्या जरूरत है मेरे दोस्त? महाकुंभ की जरूरत वैसे ही है जैसे राजस्थान में भी थोड़े दिन पहले चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे और मध्य प्रदेश में चुनाव थे। आपने देखा होगा हर महीने मोदी जी मन की बात कर ही लेते हैं। और वो मन की बात आप टीवी पे भी सुनते हैं, रेडियो पे भी सुनते हैं, एफएम पे भी सुनते हैं और अपने मोबाइल पे भी सुनते हैं, फेसबुक पे भी आती है, इंस्टा पे भी आती है। तो फिर मोदी जी को आपके सीकर में, आपके जोधपुर में, आपके जयपुर में, कोटा में रैली करने की जरूरत क्या है? क्योंकि मन की बात में तो वो सारी बातें कर ही सकते हैं ना। फिर उनको रैली करने की क्या जरूरत है? क्योंकि रैली करने का मतलब यह है कि आप ये साबित कर सको कि आपकी पावर, आपकी हैसियत और आपकी ताकत क्या है। और जिस आदमी की रैली में जितने ज्यादा लोग, वो आदमी उतना बड़ा हैसियत वाला, उतनी बड़ी पावर वाला, उतनी बड़ी ताकत वाला। शाम के टाइम जब न्यूज चैनल ये दिखाते हैं कि हॉल खचाखच, ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था या कुर्सियां खाली पड़ी थी, अगर किसी नेता की मीटिंग में कुर्सियां खाली रही हैं तो सबसे ज्यादा मीडिया वाले खाली कुर्सी को दिखाते हैं। किसने कितनी अच्छी बात बोली इससे किसी को मतलब नहीं है। आपका माहौल किस ओर जा रहा है, माहौल कैसा बन रहा है, आपका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर मतलब आपकी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही, ये निर्धारित इस बात पे करता है कि आपकी भीड़ कैसी आ रही है। तो मेरे दोस्त, आपकी सरकार क्या है, मेरी सरकार क्या है, आपकी सरकार क्या है? डायमंड बन रहे हैं, हमारी सरकार ही तो है।
ब्लू डायमंड बन रहे हो, ब्लैक डायमंड बन रहे हो, रॉयल डायमंड बन रहे हो, अम्बेसडर बन रहे हो, आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो, ये हमारी सरकार ही तो है। तो सरकार किस दिशा में जा रही है और किसकी बन रही है, ये आपकी पब्लिक, आपके लोग और आपके भीड़ के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे आपको साबित करने का मौका मिलता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, या आपको पावर दिखाने का मौका मिलता है कि आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके पीछे कितनी ताकत है। या आपको ये दिखाने का मौका मिलता है कि कल आपकी अनुपस्थिति में भी आप कहीं बिजी हो गए, आपके घर में शादी आ गई, कोई प्रोग्राम हो गया, तो भी आपकी अनुपस्थिति में क्या आपके लोग आपके चेक को मेंटेन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। नहीं तो कई बार क्या होता है, कई लोगों का 10,000 20,000 का बढ़िया चेक चल रहा होता है, लेकिन वो लीडर जैसे ही थोड़े दिन बिजी हुआ, महीने भर के लिए कहीं किसी वजह से, किसी भी वजह से उसका चेक एकदम से डाउन आ जाता है। इसका मतलब वो लीडर तो विजनरी था, लेकिन उसने अपनी टीम को विजन नहीं दिया। वो लीडर तो बड़ी सोच वाला था, लेकिन वो अपनी टीम को बड़ी सोच देने में नाकामयाब रह गया। इसलिए बड़े बड़े महाकुंभ किए जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट किए जाते हैं, जहां से एक लोग बड़ा विजन लेके जा सके, बड़ा मोटिवेट जा सकते हैं, एक बड़ी सोच लेके जा सकते हैं कि वास्तव में इतना बड़ा काम करता है। जब 40,000 लोगों के बीच में किसी को बोलते हुए सुनते हैं, किसी की हुटिंग को देखते हैं, किसी की तालियां देखते हैं, किसी की एंट्री देखते हैं, तो वो लोग ये नहीं सोचते कि सामने खड़े होकर 40,000 लोगों के बीच में किसने क्या बोला, क्योंकि वो बात तो मैं भी आपके सामने बोल सकता हूँ, आपके शहर में आके भी बोल सकता हूँ। वो लोग ये देखते हैं कि ये 40,000 लोगों की हुटिंग, 40,000 लोगों का स्टेज, 40,000 लोगों के बीच की एंट्री, एक दिन मेरा फ्यूचर है। वो अपना फ्यूचर, अपना टारगेट, अपना गोल उस दिन डिसाइड करके चले जाते हैं। और जिस दिन आपकी टीम से किसी सिंगल आदमी ये डिसाइड करके चला गया कि अब आने वाले टाइम में कुछ भी करना पड़े, 40,000 लोगों के बीच में मैं एंट्री करा के दिखाऊंगा, उस दिन समझ लेना आपका कैरियर फिक्स हो गया, आप फाइनल डायमंड बन गए। आप फाइनल काम डायमंड नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अगर आपके डाउन से एक आदमी ने ऐसा सोच लिया ना कि एक दिन ऐसा होगा कि अपने दम पे 40,000 लोगों का आईजी स्टेडियम करूंगा और मैं इतना बड़ा करके दिखाऊं, तभी तो विजन मिलता है ना सर। जब तक भी आप कुछ करेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो कैसे विजन। अब मैंने पिछली बार भी मीटिंग में बताया था, आज फिर बताता हूं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा किसी भी इवेंट के बाद रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। देखिए, प्रोग्राम फॉर्मेलिटी करने से अच्छा है आप लोगों को नाम लाओ। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों से भी आपने पैसे ले लिया उनको रिटर्न कर दो आराम से, परेशान मत करो लोग। हमारे को हॉल वाले को पैसे नहीं कमाने सर, इवेंट वाले को पैसे नहीं कमाने, ट्रेन को, बस को पैसे नहीं कमाने, हमको अपने आप को पैसे कमाने हैं। बाकी लोग तो हमारे साथ कमाते रहे। मैं ये बात क्यों बोलूं फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी वो है जो आदमी आसानी से कर गया। आपका किसी का भी यहाँ पे लीडर का चेक, अगर 10,000 का चेक बन रहा है हर वीक पिछले 6 महीने से, इसका मतलब 10,000 का आसानी से बन रहा है। तो अपने बिजनेस में वो लीडर 100% फॉर्मेलिटी कर रहा है। वो बिजनेस में चेक बढ़ाने के लिए फोकस्ड लीडर कौन है, जिसका हर महीने चेक अपग्रेड हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बिजनेस में फोकस्ड हो या फॉर्मेलिटीज वाले हो। तो फॉर्मल, मेरी ताकत अगर 200 लोगों को लाने की है और मैं 200 लोगों को इजीली लेके आ गया, तो ये फॉर्मेलिटी है साहब। और फॉर्मेलिटी से किया गया काम कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बहुत एक काम की बताना चाहता हूं। आज आपने मेरे भी शेड्यूल देखे होंगे, हम भी तकरीबन 30 में से 25 से 26 दिन घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात। आज मैं आपको बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, पता है क्यों मेहनत करते हैं? आदमी कितना ही बड़ा बन जाए, कितना ही बड़ा रैंक ले ले, कितना ही बड़ा चेक बन जाए, अगर आप अपनी एक सेल पे, एक ही चेक पे, एक ही लोगों के ग्राफ पे अगर आप रुक गए ना और 6 महीने उसी ग्राफ पे रह गए, तो गारंटी है 7वें महीने डाउन आओगे। अगर मैं 6 महीने तक लगातार 1.5 लाख रुपए का चेक ले रहा हूं और एक 51 पे नहीं जा रहा हूं, तो 7वें महीने ऑटोमेटिकली मैं डाउन आ जाऊंगा। अगर मैं 1,000 लोगों का इवेंट करने की हैसियत रखता हूँ और 1,000 का ही कर रहा हूं, तो एक ना एक दिन मैं डाउन आ जाऊंगा। अगर मुझे अपग्रेड होते रहना है, बढ़ते रहना है, तो मुझे चेक भी डेवलप करना पड़ेगा, मेरे लोगों की संख्या भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए आपके इवेंट में जितने भी लोग आ रहे हैं, आपकी पोटेंशियल चेक करो कि क्या पोटेंशियल है। अगर आप अपनी पोटेंशियल चेक नहीं कर पा रहे हो, तो अपने एक्टिव अपलाइन की जिसकी गाइडलाइन में काम कर रहे हो उनसे पूछो, क्योंकि आपके अपलाइन को ये दिखाई देता है। क्योंकि जैसे मैंने संदीप जी से बात की, मैंने संदीप जी को उनको बता दिया कि सर आपकी इतनी पोटेंशियल है, अगर इससे एक भी आदमी कम आया तो सारे लोगों को वापस कर दूंगा, फिर कोई आदमी नेगेटिव मत होना। मेरी पांडे सर को मैंने बता दिया कि सर आपका इतना पोटेंशियल है, आपका अगर इससे एक भी आदमी कमाया तो आपकी एंट्री नहीं देंगे हम, क्योंकि वो मैं जानता हूं ना पांडे जी की कितनी पोटेंशियल है।
ये तो मुझे पता है, अपलाइन को पता है, डाउनलाइन को थोड़ी पता है। संदीप जी की क्या पोटेंशियल है तो मैं जानता हूँ। अब अगर आपको पता चलता है, ये नहीं है कि आपको कितने लोग बैठा देना चाहिए, आपकी पोटेंशियल क्या है, तो अपने अपलाइन से पूछ लो कि सर एक्चुअल में मेरे रैंक और मेरे अकॉर्डिंग मुझे कितने लोग बैठाने चाहिए। अब वो जो कितने लोग बैठा रहे हो वो पता है क्या है, आपने 4.5 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ली, लेकिन लास्ट वाली जो 500 मीटर की दूरी है ना, जो आप लंगड़ा के, जाड़ भींच के, पसीना आके, दर्द सहन करके जो दौड़े ना, वही जीत है। तो आपकी जो रियली, किसी के 50 लोग बैठने वाले हैं, किसी के 20 लोग, किसी के 40 लोग, किसी के 35 लोग, इसके बाद जो जाड़ भींच के ताकत लगा के जो आपने ताकत लगाई ना, वही आपकी जीत है। बस ये समझिए, जीत लास्ट की 500 मीटर में है, शुरू के 4.5 किलोमीटर में नहीं है। आपने देखा होगा 4.5 किलोमीटर तक जो पीछे रहता है ना, और जिसके आगे 50 लोग होते हैं, उनको क्रॉस करके लास्ट वाली टाइम में जो ताकत लगा देता है वो आगे निकल जाता है। तो अब हमारे पास 2 दिन का टाइम है, किसी के पास 3 दिन का टाइम है, पूरी ताकत लगाएं अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से। लास्ट में एक चीज और बता दूं, क्या करना है। टोपाज एंड अबू अगर मेरे सामने बैठे हैं, मतलब आप जितने भी लोग सामने बैठे हैं, आप लोगों को पर्सनली एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपके अपने 2 लोग उस इवेंट में पक्का होने चाहिए। 2 लोग, वो 2 लोग कौन होंगे पता है? वो 2 लोग वो होंगे जिनको आपका अपलाइन नहीं जानता, जिनको आपकी डाउनलाइन का कोई नहीं जानता। वो आप कहीं से भी इनविटेशन करके लाएंगे, लेकिन वो 2 लोग आप लेके आएंगे, और आप अपनी टीम को बताएंगे कि मैंने 2 लोग अपने पर्सनल लेके जा रहा हूं। ये आपको करना अनिवार्य है इस फंक्शन में अगर रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों को तो बोलते हैं लोग लाओ, लोग लाओ, लोग लाओ, लेकिन साहब अपने आप में झांक के देखो, हम भी लोग लाए क्या? लेकिन जब हमने 2 लोग लेके आए, तो हम अपनी टीम के बोल सकते हैं ये 2 लोग मैं लेके आया। और फिर उसका फायदा क्या होता है, देखो एक बड़े काम की चीज बता रहा हूँ। आपकी टीम में लोग नेगेटिव क्यों होते हैं? आपकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो कई को बोलते हैं सर देखिए मेरी साइड से तो टारगेट हो गया, आपकी साइड से नहीं। मैंने तो 10 आईडी डाल दी सर, आपने नहीं डाली। मेरा इधर से कम चल रहा है, इधर से कम चल रहा है। ऐसे ऐसे बहाने और ऐसे बोलने वाले लोग आपके डाउन में बहुत सारे लोग होंगे। आप जो 2 लोग पर्सनल अपने दम पे लाओगे ना, उसको आप वहां ज्वाइन करा सकते हो जहां पे आपका मन करेगा। उसको आप वहां ज्वाइन करा सकते हो जहां पे रियली ज्वाइन कराना चाहिए। उसको किसी के एसजीओ में ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। उसको आप वहां ज्वाइन करा सकते हो जो आपकी जिम्मेवारी की लेग है, उसमें सबसे नीचे अगर ज्वाइन कराते हो, और उसके और आपके बीच में अगर 15 लोग हैं, तो उस 200 एसपी से आपको 15 लोगों को फायदा होता है। आप अपने 200 एसपी अपने 2 लोगों से 15 लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। सर इससे बड़ी बात क्या होती है? लेकिन आपके लोग जो लेके आते हैं वो तो अपनी मर्जी से, अपनी जहां मन करेगा वहां ज्वाइन कराएंगे। इसलिए आप सब लोगों को अपने अपने ग्रुप में, अपने अपलाइन और डाउनलाइन का जो भी अगर आपका कोई ग्रुप है, इस मीटिंग के बाद टोपाज एंड अबाउ का, तो उसमें अप्लाई करना है कि मेरे 2 लोग कन्फर्म हो गए। और शो के बाद आपको ये भी बताना है कि मैं इन दो फोटो खींच के डालनी है ग्रुप में कि ये मेरे 2 पर्सनल लोग थे जिनको मैं लेके आया हूं। चाहे यहाँ पे बैठे हुए संदीप जी और पांडे जी हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू है कि आप भी अपने 2 ऐसे लोग लेके आएंगे जिनको कोई नहीं जानता है, क्योंकि ऊपर से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। आपने देखा होगा ये शुरुआत पिछली बार में जयपुर में मीटिंग में भी की थी कि पहले टिकट का पेमेंट देंगे, तो हमने सबसे पहले सीनियर लीडरों से मांगा था, आप लोगों में से किसी से नहीं मांगा था हम लोगों ने। डायमंड एंड अबव, और उनमें भी नसीब खान जी एम्बेसडर थे, उनसे सबसे पहले मांगा कि सर शुरुआत ऊपर से ही होगी, क्योंकि डुप्लीकेशन ऊपर से ही होता है। इसलिए हम लोगों ने ये भी नियम ऊपर से बनाया। अब इन्हें क्यों बनाया बताऊं? आप लोगों ने कई बार देखा होगा, प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ, जोश बहुत था, मोटिवेशन बहुत था, लेकिन प्रोग्राम के बाद भी चेक नहीं बढ़ा। पता है क्यों? क्योंकि मेरी नॉलेज में है, और रियली इतना आप भी जानते हैं दोस्त, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड बनने के बाद आज तक अपना पर्सनल इनविटेशन नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे नेटवर्क में जो सफायर बन गए, लेकिन गोल्ड बनने के बाद अपने पर्सनल आदमी को आज तक ज्वाइन नहीं किया है। वो डेली ग्राउंड पे रहते हैं, टीम का प्लान करते हैं, टीम का फॉलोअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपना पर्सनल प्लान आज तक नहीं किया गोल्ड बनने के बाद भी। और आपकी टीम में भी, आप में से भी कई लोग हैं ऐसे। अब आप मुझे बताओ, जिस आदमी को ना तो प्लान करना, ना इनविटेशन करना, ना पर्सनल कोई ऐसी एक्टिविटी करनी, तो उसका कितना ही मोटिवेट कर दो, उसको फायदा क्या होगा?
ये कारण है रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि मेरा एमरल्ड, मेरा प्लेटिनम, मेरा गोल्ड, मेरा रूबी स्टार सफायर मोटिवेट तो होके चला गया, लेकिन वो पर्सनल प्लान तो करता ही नहीं, पर्सनल इन्विटेशन तो करता ही नहीं, पर्सनल तो एक्टिविटी करता ही नहीं बेसिक, उसकी पर्सनल ज्वाइनिंग तो आती ही नहीं, तो उसके मोटिवेशन का फायदा क्या होगा। इसलिए मैंने बोला कि इस प्रोग्राम में आप जितने ज्यादा नए लोग लेके आओगे ना, उतना ही आपका बिजनेस अप। पहली बात, 2 लोगों को हमें सबको लेके आना है। दूसरा तरीका, अगर आपको लोग बढ़ाने हैं तो एक आइडिया दे सकता हूं बहुत बढ़िया सा, और ये करना चाहिए। आप ऐसा नियम बना दो कि इस वीक जितने भी लोग ज्वाइन होंगे, जितने भी लोग नए ज्वाइन होंगे, उन सबको आप एज ए गिफ्ट, एज ए टारगेट टिकट देंगे। जैसे मान लो मैं एक टोपाज हूं और मैंने टारगेट दिया मेरी टीम में ऐसा कि इस थर्सडे को या बुधवार को जितनी भी आईडी ग्रीन हो जाएंगी हमारे प्रोग्राम से पहले, और जो भी नया आदमी ज्वाइन करेगा उसको महाकुंभ की टिकट मेरी तरफ से। अब उससे फायदा क्या होगा, मेरा 20,000 का वीकली चेक बन रहा है, ध्यान से समझना, मेरा 20,000 रुपए का वीकली चेक बन रहा है। अब जैसे ही मैंने टारगेट दिया कि इस वीक जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उन सबको मैं मेरी पास से टिकट दूंगा, तो लोगों ने आपकी टीम में पूरी ताकत लगाई, और इस वीक आपका चेक बन गया 40,000 रुपए का। अब 40,000 रुपए का चेक बन गया तो आपको 40 टिकट फ्री देनी पड़ेंगी लोगों को। अब 40 टिकट, एक टिकट 500 रुपए की, तो 40 टिकट हुई 20,000 रुपए की। अब आपका हर वीक चेक बनता था कितने का, 20,000 रुपए का। इस वीक टारगेट देने से आपका चेक बन गया 40,000 रुपए का, तो आपका 20,000 का एक्स्ट्रा चेक बना। जब 20,000 का चेक एक्स्ट्रा बना और आपने टिकट भी 20,000 की बांट दी, तो भाई साहब अपने जेब से क्या बांटा आपने, लोगों ने पैसे कमाए, लोगों को टिकट बांट दिया आपने। दूसरा, वो 40 के 40 लोग प्रोग्राम में आ गए। अब प्रोग्राम में आने के बाद वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं इसको सोच के देखो आप, क्योंकि दुनिया में जब तक आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं, तब तक आप अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि इस वीक का आपने टारगेट दिया, जितने भी नए लोग ज्वाइन करेंगे उनका हम ऐसे कराएंगे, या आपने अपने ब्रोंज को या कोई भी ऐसा टारगेट दिया कि अगर आपने इस वीक 3 लोगों को ज्वाइन कराया तो मैं आपको 3 टिकट कॉम्प्लीमेंटरी दूंगा महाकुंभ की। उससे आपका क्या हुआ, एक्स्ट्रा 3 लोग एक्स्ट्रा ज्वाइन हुए, एक्स्ट्रा ज्वाइन हुए तो मुझे हर वीक एक आदमी से 1000 SP 100 SP आता था, तो मेरा 1000 का चेक बनता था। अब उसने 200 SP डाला तो 2000 का चेक बन गया। जब मेरा 1000 रुपए का चेक एक्स्ट्रा बना तो 1000 रुपए में मैंने 2 टिकट उसको फ्री कर दी। मेरा क्या गया, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। अगर वो दोनों लोग प्रोग्राम में आए, और वो दोनों लोग प्रोग्राम में आए, तो आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस हमेशा आइडियाज पे चलता है। आप जब तक आपके दिमाग में आइडियाज पे काम नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं होगा भाई साहब। आइडियाज डेवलप करने पड़ेंगे आपको। आप पुराने ढर्रे पे चलते रहोगे ना, देखो ये नियम है कि ग्रीन बत्ती पे चलना है और रेड पे रुकना है, लेकिन आइडिया ये बोलता है कि अगर जबरदस्ती ग्रीन होने के बाद भी कोई घुस गया तो उस पर ब्रेक लगाना है। लेकिन आप इसमें सोच के बैठ गए, नहीं हमें तो ये बताया गया था कि ग्रीन पे चलना है, और जबरदस्ती कोई घुस गया तो उसमें एक्सीडेंट ही होगा। फिर ये आपका आइडिया या आपका अनुभव कहता है, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो हमें सबसे ज्यादा, अब एक समस्या आएगी, आप में से कई लोग बोलेंगे सर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं है, बस में सीट नहीं मिल रही, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ इस मीटिंग में बिहार से कुछ लोग हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे समझ तो सही जाएंगे, लेकिन बिहार से अगर कोई है तो और ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, थोड़े दिन पहले बिहार में छठ पूजा थी, और छठ पूजा पे जितने भी लोग दिल्ली में नौकरी करते थे, मुंबई में नौकरी करते थे, कलकत्ता में नौकरी करते थे, बेंगलोर में नौकरी करते थे, मुंबई में नौकरी करते थे, सारे के सारे लोग छुट्टी लेके छठ पूजा पे बिहार अपने घर आए थे। भाई साहब, आप लोगों ने टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा, ट्रेन में लटकने के लिए भी जगह नहीं थी। और क्या मानते हो, वो जितने लोग बिहार आए थे मुंबई से छुट्टी लेके, दिल्ली से छुट्टी लेके, वो सारे लोग ही लेबर क्लास थे, वो सारे लोग इतने ज्यादा गरीब थे। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो लाख रुपए महीना की भी जॉब करते थे, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो 2 लाख रुपए महीना भी कमाते थे, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो 50,000 रुपए महीना भी कमाते थे, लेकिन फिर भी ट्रेन के लटक के आए, और 4 दिन की छुट्टी मिली, और 4 दिन के बाद वापिस जाके अपने ऑफिस ज्वाइन की, और ऑफिस जब ज्वाइन की थी तब भी सीट नहीं थी, तब भी रिजर्वेशन नहीं था,
ना बस में टिकट थी, ना ट्रेन में टिकट थी, ना फ्लाइट में टिकट थी, उसके बाद भी टाइम पे जाके अपनी ऑफिस ज्वाइन की। इससे सीखने का मौका क्या मिलता है कि आपकी आस्था बड़ी है या आपका बहाना बड़ा है। अगर आपकी आस्था बड़ी है कि मुझे छठ पूजा पे जाना है, तो आपके बहाने खत्म हो जाते हैं। आपको चाहे पैदल जाना पड़े, चाहे ट्रेन के डब्बे पे बैठ कर जाना पड़े, चाहे बाथरूम में बैठ के जाना पड़े, चाहे लेट के जाना पड़े, आप पहुंच जाते हैं क्योंकि आपकी आस्था में दम है। अगर आपको महाकुंभ में आने में अगर आपकी आस्था में दम है ना, तो आपके लोग आ जाएंगे। और बहाना वही बनाएगा जिसकी आस्था कमजोर है। आप मुझे बताओ, छठी में गए, सालासर बालाजी लोग जाते हैं, जीवन माता जी लोग जाते हैं, आपके खाटू श्याम जी लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये बहाना नहीं बनाते, ये आस्था में दम है। और वहां जाने के बाद ये एक ही चीज मानते हैं, हे बाबा, हे माता, कामयाब होने का कोई रास्ता दे दे। और हम बोलते हैं कि आपकी माता ने और आपके बाबा ने सुन ली और कामयाब होने के लिए दिल्ली में महाकुंभ का रास्ता दे दिया। 21 और 22 तारीख को अपने लोगों को लेके आ जाओ। वहां पे आशीर्वाद मांगा था, हम यहाँ पे आशीर्वाद को आपको फलीभूत करके और उसका रिजल्ट दे रहे हैं। इससे बढ़िया रिजल्ट क्या होगा भाई साहब? तो इसलिए अगर आपकी आस्था में दम है तो आप अपने आप पहुंच जाएंगे। जब छठी के ऊपर छठ, और उसके अलावा और बता दूं आपको, आपने टीवी चैनलों में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, हमारे दिल्ली के अंदर एक नदी है जिसको यमुना नदी बोला जाता है, गाजियाबाद के आसपास से होके निकलती है। और वो इतनी जहरीली है, इतनी गंदी उसका पानी है कि उसमें आपने टीवी चैनलों पे देखा होगा झाग भरे हुए थे, जहरीले और विषैले झाग। लेकिन फिर भी बिहार की जो माताएं बहनें छठी का पूजा करती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं और वहां पे स्नान करती हैं, उन्होंने अपनी आस्था के ऊपर इतनी ताकत थी और उस आस्था में इतना दम था कि वो नदी में उतरी, यमुना नदी के अंदर, जो पूरी जहर भरा हुआ, पूरे झाग भरे हुए, पूरी गंदी, उसके बाद भी उन्होंने डुबकी लगाई। और सारे चैनलों पे ये दिखाया गया था कि इस से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा का रोग हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं किसी को त्वचा का रोग और स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस जहर से ज्यादा उनकी आस्था में दम था। और उतने गंदे पानी में डुबकी इसलिए लगा दी क्योंकि उनकी आस्था मजबूत। मेरे दोस्त, इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास नहीं हो सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और मैं ये बता सकता हूं कि यही सारे काम करके मैं रॉयल एम्बेसडर बना हूं। और इसलिए दावे से कह सकता हूं, मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, मैं रॉयल एम्बेसडर बनने का रास्ता दिखा रहा हूं। क्योंकि मैं ही दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं बना हूं उस रास्ते पे चल के। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसी कमरे में बैठ के और चुपचाप ऐसे बातें बता रहा हूँ बनावटी। मेरे सामने कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपकी, मैंने बोला, चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। क्योंकि कामयाबी आपकी चॉइस है, तो ये मजबूरी वाले काम है, ये आपको निभाने पड़ेंगे। और मुझे पता है कि आप लोग पक्का निभाएंगे। इसके साथ साथ एक काम और करना है आपको, आपकी टीम से जितने भी लोग कोडलिया क्रूज क्वालिफाई करके आएंगे, उन सबको 40,000 लोगों के बीच पे स्टेज पे रिकॉग्नाइज होने का मौका, स्टेज पे रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलेगा। आप कुछ भी करना, अगर आपकी टीम में कोई ऐसा महत्वाकांक्षी लीडर है और जो चाहता है कि सर मैं 40,000 लोगों के बीच में स्टेज पे जाना चाहता हूं, तो उसको मौका देना, कोडलिया क्वालिफाई कराना, लेके आना। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। 2 दिन के बाद हम लोग वहां पे मिलेंगे और मुझे पता है कि इस मीटिंग के बाद अपनी ताकत को आप डबल करेंगे। अब तक अगर आपकी टीम से 10 लोग बैठे थे, तो मुझे ये भी मालूम चल चुका है कि आपकी टीम से अब 10 नहीं, अब 20 लोग बैठेंगे। आपकी टीम से ज्यादा लोग कोडलिया क्रूज क्वालिफाई करके आएंगे। उसके बाद हम लोग जैसलमेर की डेट 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में रहेगी, जैसलमेर घूमने की डेट। तो उसकी डेट आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी कि आपको कब कब जैसलमेर जाना है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत, हाँ, कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आपको थोड़ा टाइम से पहुंचना है। अगर आपने चल रहे हैं मान लो 6 बजे जयपुर से, क्योंकि 4 घंटे रास्ते में लगते हैं और आप 10 बजे पहुंच रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हो। क्योंकि भाई साहब, दिसंबर का लास्ट वीक है, कोहरे का टाइम है, और पता नहीं कब कोहरा आ जाए, ये किसी के हाथ में नहीं। अगर आपके लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, तो 22 तारीख वाले लोग अपने लोगों को 21 को बुला लो, 21 वाले लोग अपने लोगों को 20 को बुला लो। एक दिन पहले बुला लो ना, दिल्ली में घूम लेंगे। दिल्ली में रुकने की बहुत सारी जगह है, कोई जरूरी नहीं है
क्योंकि आप जीरो टाइम की ट्रेन कभी मत कराना। पिछले 2 तारीख के इवेंट की बात बता रहा हूं आप। 2 तारीख में अमित दुबे जी का इवेंट था। बहुत सारे लोग शाम को 7 बजे पहुंच पाए, और एक ट्रेन के कुछ लोग थे तकरीबन 100 सवा 100 लोग। वो तो 2 तारीख का इवेंट था, 3 तारीख को सुबह 7 बजे पहुंचे। 2 तारीख का इवेंट था, 3 तारीख को सुबह 7 पहुंचे। इसलिए आपकी ट्रेन, अगर आप ये सेट कर रहे हो कि 11 बजे मेरी ट्रेन छोड़ रही है और मैं उसी में पहुंच जाऊंगा, लेट हो जाओगे। आपका अगर 4 घंटे का जयपुर से लखनऊ से टाइम लेके चल रहे हो, लेट हो जाओगे। 3 घंटे अगर कोई गाड़ी से या बस से आ रहा है तो कम से कम 3 से 4 घंटे सपेर लेके चल। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे आप दिल्ली पहुंचोगे। नुकसान क्या होगा? थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। लेकिन सोचो, अगर रास्ते में कोहरा लग हो गया, जाम लग गया, तो क्या होगा? आपके लोग बिना ड्रेस बदले अंदर जाना पड़ेगा। लोग नेगेटिव हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, टाइम पे पहुंच नहीं पाओगे। तो फिर इतनी ताकत क्यों लगेगी? अगर ट्रेन में आपको टिकट नहीं मिल रहा है, एक दिन पहले का ले लो, एक दिन पहले बस से आ जाओ। पैसे कम है। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है, गुरुद्वारे हैं, जहां पे फ्री खाना है, फ्री सोना है, फ्री रहना है, फ्री नहाना है, कोई पैसा नहीं लगता। और वो गुरुद्वारे हमारे आईजी स्टेडियम के नियर बाई भी है। अगर किसी को पता नहीं है तो पांडे सर और संदीप जी आपको एड्रेस बता देंगे। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि देखो, ये तो मैनेज हमें करना पड़ेगा। इसलिए आप ये बहाना ना बनाएं कि साहब मैं तो जाम लग गया था, कोहरा हो गया था। जाम और कोहरा नहीं लगा था, हम लेट चले थे, हमें ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला। क्योंकि ट्रेन में तो किसी ने किसी दिन तो ट्रेन खाली थी, उस दिन नहीं कराया। एक दिन पहले करा सकते हो। अगर जाने का नहीं मिल रहा है, आपको जाने को भी कोई बोलता है कि सर आने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप ये बोल देना जाने में एक दिन बाद का करा लेना, घूम के चले जाना, कंपनी विजिट करके चले जाना। लेकिन आपको इस प्रोग्राम को हमें हिट बनाना है और पूरे हिंदुस्तान को दिखाना है कि अब नए साल में 2024 का आगाज हम 21 और 22 और 23 तारीख को कर रहे हैं। उसके बाद आपका बिजनेस 2024 में वो हम लोग कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जो आज तक 2023 में कभी नहीं किए। और जो 2023 में हमने वो हासिल किया जो 2022 में नहीं किया था, और 2024 में हम वो करेंगे जो 2023 में नहीं कर पाए, वो 24 में, और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ पूरी ताकत के साथ आप लोग आएंगे। और पांडे सर, आपका कोई कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आपका कोई सजेशन हो, सुझाव हो? नहीं सर, बस ठीक है सर। आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं। जो दो वाला फार्मूला आपने बताया सर, ये कि हर व्यक्ति दो लोगों को लेके आएगा, जो हम पे भी लागू हो रहा है, सब लोगों पे लागू हो रहा है। हम सब हाँ, लोग दो पे डुप्लीकेशन ऊपर से ही फोकस होगा, करेंगे। डुप्लीकेशन ऊपर से ही यस होगा। सर, यस यस। अगर दो पे फोकस कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम हम सब लोग आज ये 2 दिन में ही कर डालेंगे। कल और परसों में बहुत बड़ा काम कर डालेंगे सर। बहुत सारे लोगों को बढ़ा देंगे हम। ठीक है। जी। तो संदीप सर को आपका कोई पॉइंट? बस गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिल गया पूरे एजेंडा को लीडर्स। जो प्लानिंग आपने दी 100% नहीं, 101% पे पूरी ताकत लगाएंगे। बचे हुए 2 दिन है, इसके अंदर हम पूरी ताकत लगाकर जो अभी तक हम नहीं कर पाए उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने प्लानिंग दी है 100% नहीं, 101% इस पे पूरा करे उतरेंगे उधर। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ डायमंड एंड अबव जितने भी लीडर हैं वो थोड़ा सा मीटिंग में बने रहें। बाकी सारे के सारे लीडर मीटिंग से एग्जिट हो सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं डायमंड एंड अबव से थोड़ी सी बात कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए जलवे के साथ 2024 के आगाज के साथ हम मिलते हैं देश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में।